अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं नैब सदारती ऑर्डिनेंस की। सबको इंतज़ार था और ये इस पर पहले बात भी हुई। फ़ारूक नसीम साहब ने भी कहा था कि हो सकता है कि सदारती ऑर्डिनेंस लाया जाए। हुकूमत को लेकर पहले भी कई मरतबा ये कहा जा चुका है, ख़ासतौर पर अपोजिशन की तरफ से कहा जा चुका है कि हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई हुई है। जो मामला असेंबली में पेश नहीं किया जाता या वहां पर इत्तफाक राय नहीं होता, उसको ऑर्डिनेंस के जरिए अपना काम हुकूमत निकालने में कामयाब हो जाती है। और इस दफा फिर कुछ ऐसा ही हुआ और इस ऑर्डिनेंस के तहत जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं उनको एक्सटेंशन मिल गई है। और एक्सटेंशन उस वक्त तक है कि जब तक किसी नए चेयरमैन नैब की, जो कि मुद्दत 4 साल के लिए होगी, उनका तकर्रुर नहीं कर दिया जाता। दूसरी तरफ यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि इस ऑर्डिनेंस के जरिए क्या एनआरओ दे दिया गया है, और अगर एनआरओ दे दिया गया है तो किस लिए दे दिया गया है। इस सदारती ऑर्डिनेंस को असेंबली में पेश तो होना ही है, असेंबली से इसको पास होना ही है, लेकिन फिर ऐसी क्या मजबूरी कि इस ऑर्डिनेंस के जरिए मामलात को चलाया जा रहा है। क्योंकि जब एनआरओ की बात हो रही है तो एनआरओ में यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि जो फैसले होंगे फेडरल कैबिनेट की तरफ से या झेली कमेटियों की तरफ से, उनको इस्तिस्ना हासिल है, उन पर सवालात नहीं उठाया जा सकेगा। लाइकवाइज स्टेट बैंक के लिए भी और इस तरह के दीगर और इदारों को लेकर आज के प्रोग्राम में जो इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करने से पहले हमें लेना है मुख्तसर वक्फा। मुलाकात होगी वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। डिस्कशन के लिए हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ हमें ज्वाइन किया है पीएमएलएन से कैसर अहमद शेख साहब ने। कैसर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है बैरमन तंगी साहब ने। तंगी साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन शो टुनाइट। और हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने। रमेश कुमार साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रमेश कुमार साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आज के प्रोग्राम में जैसे कि मैंने प्रोग्राम के इब्तदाइया में बताया कि सदारती ऑर्डिनेंस, जो नैब सदारती ऑर्डिनेंस है, इस पर हम बात करेंगे। ये बताइएगा इसकी क्या जरूरत पेश आई जब पार्लियामेंट मौजूद है और पार्लियामेंट फाल है, तो इस मामले को, इस इशू को, और अहम इशू है, इसको पार्लियामेंट में तय कर लेना चाहिए था। क्योंकि आपकी जमात पर तो पहले ही छाप लग चुकी है कि एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आप लोगों ने लगाई हुई है। जब कोई मसला आपसे हल नहीं हो पा रहा होता, जिस पर इत्तफाक राय नहीं हो रहा होता, वो आप ऑर्डिनेंस निकालते हैं और मसला अपनी मर्जी के मुताबिक हल कर लेते हैं। देखिए अली मुमताज, मैं जो समझता हूं कि ये वाहिद गवर्नमेंट है जिसने अपने कंधे के ऊपर वजन डाल के भी जो है, जो सही चीजें हैं वो टाइमली उन्होंने की है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो आज जो ऑर्डिनेंस हुआ है, और इस ऑर्डिनेंस को अगर देखा जाए तो सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं मगर उससे ज्यादा जो डिमांड थी वो अपोजिशन की सारी पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड थी कि नैब के इख्तियार को कम किया जाए, नैब का इख्तियार जो मिसयूज होता है उसको कम किया जाए। मतलब जो भी बातें उन्होंने की और उन सारे बातों को एड्रेस किया गया है और ये ऑर्डिनेंस जो है वो आया है। अब नैब प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी माजी से लेके आज तक जितने भी जो जहाँ पे डिसीजन होंगे उसके ऊपर नहीं जा सकेगी, जहाँ पे फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होगा वहां पे नहीं जा सकेगी। यही सारी डिमांड थी और उन डिमांड्स के ऊपर अगर आज मैं आपको बताऊं, मैं आज स्टैंडिंग कमेटी की हमारी मीटिंगें थी एक दो, तो मेरी कुछ नून लीग के लोग मिले तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आपकी ये डिमांड थी और आप इनको जो वो कह रहे, बोलता है डॉक्टर साहब सियासत तो करनी है ना, सियासत जो इबादत होती थी खिदमत है, अब सियासत तो झूठ बन गई है। अब मुझे ये बताएं, आज आपने अच्छा किया है कि कैसर अहमद शेख साहब जैसे बंदे को आपने बुला लिया है जो हमेशा न्यूट्रल और सही बात करता है। जी, आप ही की तो तरह। मुझे बताएं कि इस ऑर्डिनेंस के अंदर जो चीजें लाई गई है वो वही चीजें हैं। रही बात, आज आप कहते हैं कि इसमें अगर कोई चीजें ऐसी है जिसको और मॉडिफाई करने की जरूरत है, तो उसका हल ये है कि आप बैठने के लिए आपके साथ तैयार है। 4 महीने का टाइम है, आप असेंबली में बैठे, ऑर्डिनेंस कोई हतमी नहीं होता है, 4 महीने के लिए होता है। मगर आप क्रिटिसिज्म पहले दिन से अगर शुरू करें, जो आपकी डिमांड हो उसके ऊपर करें, चाहे इलेक्ट्रो रिफॉर्म हो, चाहे नैब रिफॉर्म हो, चाहे जुडिशियल रिफॉर्म हो। हर गवर्नमेंट चाहती है कि सारे लोग बैठ के इस चीज को करें। क्यों गवर्नमेंट ने अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हमें कोई रिलीफ चाहिए? रिलीफ तो इसमें जो भी मिलेगा गवर्नमेंट को तो मिलेगा मिलेगा 2-3 साल के बाद, ठीक, तो जब फिर जो गवर्नमेंट खत्म आपका होगी। आपका जो मगर मैनिफेस्टो इस था, वक्त जो आपकी जो पॉलिसी, जो आपका नैरेटिव रहा है आपकी जमात का, वो तो फिर नैरेटिव पीछे रह गया ना। आपने कहा था जी किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी, किसी को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। देखिए, वो आज भी मौका वही है कि किसी को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। मगर नैब ने एक जो आंदा कानून बनाया हुआ था, इसकी
इतनी कैपेसिटी भी जो है वो नैब की नहीं थी, और जितना जो तो है वो कैपेसिटी नैब बिल्डिंग तो रमेश इन कुमार साहब इश्यूज आपने की। करनी थी ना, और आप साथ में इतराफ कर रहे हैं कि ये अंधा कानून था। देखिए, बात ये है कि नैब का कानून आज का बना हुआ है। 99 में ये ऑर्डिनेंस आया था, उसके बाद ये चलता आ रहा है, उसके बाद कानून बना, उसके बाद पीपुल्स पार्टी तो आई, फिर पीएमएलए गुज़श्ता लाई 3 साल से आपकी सारी हुकूमत में पॉलिटिकल। आपने इस इशू पर कुछ नहीं किया। इसका मतलब है कि आप इंडोर्स करते रहे हैं कि नैब जो कुछ भी कर रहा है, और जो अगर अंधा कानून है जो उस पर अमल दरामद हो रहा है वो गलत हो रहा है, लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। देखिए, ज्यादती की शिकायतें आई, ज्यादती की शिकायतें आई हर इदारे की तरफ से, बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से, बैंकर्स की तरफ से, आपकी पॉलिटिशियन की तरफ से, आपके ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से। उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि इसके अंदर अमेंडमेंट जरूरी है, और अमेंडमेंट जरूरी है, और अपोजिशन से बात की गई, मगर अपोजिशन ने वही तो सियासत की अमेंडमेंट बात असेंबली की। से ले आते ना आज रमेश भी कुमार अगर साहब, असेंबली से ले आते। असेंबली में आएगा ना, देखिए 4 महीने के बाद ये इस वजह से तो अभी ऑर्डिनेंस भी आया कि असेंबली में जब लाने में एक तो ऑर्डिनेंस आ रहा कोई था। इसमें रुकावट नहीं थी। असेंबली में तो अभी भी आ सकते हैं, बजाय इसके कि 120 दिन इंतजार किया जाए। ये मामला पहले भी असेंबली में हल किया जा सकता था। मेरे ख्याल है 22 तारीख को सेशन हो रहा है, और 22 तारीख को सेशन के अंदर ये आ जाएगा। आज भी अगर बैठना चाहते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टी, जब तक बैठेंगे नहीं तब तक ये मसला हल नहीं होगा। मैं समझता हूँ ये फौरन हल होना चाहिए। इवन चेयरमैन नैब की जो तैनाती है वो भी फौरन हल होनी चाहिए। क्यों जो वो एडॉक बेसिस के ऊपर टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू चेयरमैन चले, ये सारी चीजें मिलकर करनी चाहिए। मगर अगर हम हर इशू के ऊपर नेगेटिव सियासत करते रहेंगे तो ये हल नहीं होगी चीजें। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि पॉजिटिव लोग हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मौजूद है, वो पॉजिटिव लोग आगे बढ़े और बैठ के इस मुल्क की सलामती के लिए इंटरनल इश्यूज को जो है वो आपस में सेटल करें, और आप एक्सटर्नल इश्यूज के ऊपर आप बात करें। आज एक खित्ते के अंदर एक रीजनल चेंज आ रही है, अमेरिका स्टाइल लंदन इंडिया का एक कंसोर्शियम बन रहा है, इधर चाइना, रशिया, ईरान, टर्की, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का एक कंसोर्शियम बन रहा है। हमें आज इस इशू के ऊपर फोकस करना चाहिए ठीक कि है। यहाँ पे पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे सेटल करना है, पाकिस्तान के अंदर डॉलर को कैसे सेटल करना है। हम इंटरनल इश्यूज में इतना गिरे हुए हैं, जबकि पाकिस्तान जो है वो 99 के बाद आज पहला टाइम है जो दोबारा वही मौकफ है। और माजी में भी हम और चीजों में उलझे रहे, हमारी सही बार्गेनिंग नहीं ठीक है हुई, रमेश कुमार जिसकी वजह से साहब, हमने मूविंग फेस ओवर टू किया। कैसर अहमद शेख आज भी साहब जी। हम आज भी उन्हीं। जी, कैसर अहमद शेख साहब, क्या आपकी जमात मुतमईन है इस नैब सदारती ऑर्डिनेंस से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली मुमताज डॉक्टर रमेश कुमार ने बड़ी तफसील से बात की, और वो बात उन्होंने रियलिस्टिक की, बात रियलिस्टिक थी। हमारी जमात इस नैब ऑर्डिनेंस से मुतमईन नहीं है। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ, देखिए बात ये है कि हर चीज़ असम्बली और पार्लियामेंट जो है, नेशनल असम्बली या सेनेट, दोनों जगह ये क्यों बनी हुई है? अगर यहाँ पे कोई बात डिस्कस ही नहीं करनी, कोई इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी यहाँ नहीं आती, कोई ये नैब का इतना बड़ा इशू है जिससे सारा मुल्क के लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें अगर थ्रेड बेस्ड डिस्कसिंग नहीं होगी, चंद बंदे कर भी रहे ना हमारी पार्टी से या किसी दूसरी पार्टी से, तो वो कुछ कह भी दे, वो देखो हर मेंबर जो होते हैं ना नेशनल असेंबली का, वो 8 लाख आदमियों में से एक आदमी डायरेक्टली इलेक्ट होके आता है, उसको अपने इलाके का पता है। अब उनसे जब मशवरा तो पूरी पार्लियामेंट से होनी चाहिए, और इस ये क्या रूटीन बन गया है कि चंद बंदे फैसला करें होना। ये मुझे समझ है क्यों इतने अरसे से ये क्यों नहीं एजेंडे पे आ रहा, किसने मना किया है? कोई भी इशू एजेंडे पे तो आता नहीं। ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लग गई है। ये फिर असेंबली का मकसद क्या है? ये जो 22 को भी होनी है असेंबली, ये उसमें तो 5 मिनट डिस्कस होगा और खत्म हो जाएगा। पिछले भी जो ऑर्डिनेंस आए ना, उसमें भी 5-10 मिनट में तमाम ऑर्डिनेंस पास हो गए और फिर वो सेनेट में जाके रुक गए। तो हमें तो मिलजुल के देखिए, कोई एक सब मुल्क के मुहब्बे वतन है, सब लोग जो चाहते हैं मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा कि हम आपस में एक दूसरे के इख्तलाफ के मिलके बैठते ही नहीं है? आज तक प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन बैठ ही नहीं सके, बातचीत नहीं हो सकी किसी भी मामले पे। अभी भी उन्होंने कहा जी प्रेसिडेंट साफ करेंगे, हालांकि आईन में तो वाज़ेह तौर पे है कि लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन आपस में कंसल्टेशन करेंगे, और ये 4 साल के लिए था। ये नैब का जो भी चेयरमैन इलेक्ट हुए थे वो 4 साल के लिए थे। इतना क्लियर कट बात है।
अब इस बात को आज देखिए ना कितनी तब्दीलियां हो गई लेकिन उसमें जो कैसर अहमद ऑर्डिनेंस शेख साहब थोड़ा सा उसको जरा जो है अपने हिसाब से मोल्ड कर दिया गया है कैबिनेट इस को जो है ना बिल्कुल कहा गया कि कैबिनेट के फैसलों को कुछ नहीं कहा जाएगा। आप कह रहे हैं स्टेट बैंक के गवर्नर के फैसलों को कुछ नहीं कहा जाएगा, एक्निक का जो फैसले हों तो फिर किसको कहा जाएगा? जब तमाम लोगों को आपने बिजनेस कम्युनिटी को राइटली उनको सही आपने किया, क्योंकि वो तो वहाँ FBR होता है, FIA होता है, SCCP होता है जो कि उसको वॉच कर रहे होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वहां जाएगा, लेकिन बाकी सब लोगों को अगर आप नैब से ही निकाल देंगे तो फिर ये नैब का क्या मकसद क्या रह जाएगा, यहाँ इसकी अफादियत क्या रह जाएगी? और हम तो चाह रहे हैं कि जो आइन कहता है आइन के मुताबिक फैसला हो या असेंबली में उसकी प्रॉपर अमेंडमेंट हो जाए। अगर सब ऑर्डिनेंस से ही होना है, प्रेसिडेंट साहब ने वहां बैठना है एक आदमी ने और उन्होंने ऑर्डिनेंस निकाल देना है, तो ये मुल्क तो किस तरह चलेगा? अच्छा, इसमें कैसर अहमद शेख साहब जो ऑर्डिनेंस है इसमें ये तो अभी भी मौजूद है कि प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के कंसेंसस से मामलात को आगे लेके चला जाएगा और नया जो चेयरमैन है उसकी अपॉइंटमेंट होगी, और अगर नहीं होता तो फिर पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। लेकिन वो प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे आपस में, तो ये बैठने का ये कंसल्टेशन का इसमें तो बड़ी वाज़ेह तौर पे है कि कंसल्टेशन होगा। अब आप देखिए कि 6 महीने के लिए हम वजीर खजाना लाते हैं, हमें कोई अपने इलेक्टेड आदमियों में से ये नहीं मिलता कि पूरी पार्लियामेंट से कोई एक आदमी वजीर खजाना बन जाए। पहले हफीज शेख साहब बन गए तो वो चले गए, अब ब्रीफ केस उठा के चले गए, अब उनका कोई नामो निशान नहीं है। अब ये भी इनका भी टाइम खत्म होने वाला है। ये भी आज रिपोर्ट थी कि वजीर खजाना ये भी हट रहे हैं, अब ये शायद मुशीर हो जाएगी। अब मुझे बताइए क्या कोई आपके इलेक्टेड पार्टियां क्यों नहीं ऐसे लोगों को टिकट देती जो कि, और वजीर खजाना जो आता है ना जी, IMF से आता है या वर्ल्ड बैंक से आता है, और ये करते क्या है, या गवर्नर स्टेट बैंक है उसका काम क्या है? गवर्नर स्टेट बैंक को भी आपने नैब से निकाल दिया बिल्कुल। सारे का सारा मामला जब ये हुकूमत आई 13% पे हार्ट मनी पाकिस्तानी रुपए में ली गई, 3-4 अरब डॉलर, और वो जब 1% भी रेट कम हुआ तो वापस चली गई, और वो उनको पूरा डॉलर में 13% मिला, क्योंकि अगर डॉलर और पाकिस्तानी रुपए का उन 4-6 महीने में कोई फर्क हुआ होता ना, उस वक्त 1 पैसे का भी फर्क नहीं हुआ एक्सचेंज रेट में, तो पूरा जो 13% था उनको पता था, उन लोगों को पता था जिन्होंने अपने दोस्तों की इन्वेस्टमेंट करवाई ना कि 13% में पाकिस्तानी रुपए में आपको मिलेगा, वो डॉलर में मिलेगा आपको 13%, क्योंकि हमने डिवैल्यू तो करना नहीं है उस वक्त। जिनको पता है डिवैल्यू करना है कि नहीं करना, उन्हीं के दोस्त अहबाब ही इसमें कमा सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। अब क्या हुआ? अब देखिए सबसे बड़ा जो जुल्म हो रहा है ना इस वक्त, डॉक्टर रमेश कुमार क्योंकि समझते हैं बिजनेस को, ये इंडोर्स करेंगे कि देखिए कि इस वक्त 7% आप रोशन डिजिटल अकाउंट पे दे रहे हैं, और आपको पता था कि हमने डिवैल्यू करना है, वो तो हमें भी पता था क्योंकि IMF जोर दे रही थी, लेकिन उन्होंने अपने दोस्तों को कह के जब ये 7% डॉलर में मिलेगा आपको और 13% मई से लेकर 4 महीने में डिवैल्यू कर दिया, तो उसको तो 20% दे रहे हैं आप, और पाकिस्तान लूटा जा रहा है और कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहा। मैं आपको बताऊं, बस एक बात करके एक बात खत्म कर रहा हूं कि आजकल जो फॉरेन बैंक है ना, वो हमारे दोस्तों को भी, कईयों को जो पाकिस्तानी बाहर हैं, बाहर से वो पैसा भेज रहे हैं, उनको कहते हैं अगर आपके अकाउंट में $1 लाख है ना तो $9 लाख हमसे ले लो, और आप पूरे का पूरा 7% लेके हम आपस में पार्टनरशिप कर लेंगे, आपस में तकसीम कर लेंगे। अब बताइए कि पाकिस्तान को कितना रकम, क्या जरूरत है कि जो 20% हम अफोर्ड कर सकते हैं? हमारे पास 90% कौमी आमदनी का इस वक्त कर्ज हो गया है, और उसके कर्ज का सिर्फ सर्विस जो है, जो उसके कर्ज का सूद है, वही हम 7% तकरीबन। बिल्कुल आपने मजा फरमाया जी। कैसर अहमद शेख साहब, जो अभी आपने ये फाइनेंस मिनिस्टर की बात की, ना तो ये गली मले में इससे आता है, ना ये लोगों से इलेक्ट होके आता है, इसका तो सिर्फ ये काम है कि कैसे कर्जा लेना है और कैसे कर्जे की। अभी आपने जो बात की फाइनेंस मिनिस्टर की, कि अभी जिस तरह शौकत तरीन उससे पहले हफीज शेख साहब थे और उनका कुछ अता पता नहीं है। यहाँ पंजाब में भी सूरत हाल, कैसर अहमद शेख साहब, पंजाब में भी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि पहले वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा थी जो देख रही थी इतलात का शोबा पंजाब में, फयाजुल हसन चौहान साहब भी थे, उनको तीसरी मरतबा बनाया गया, फिर उनको हटा दिया गया, और उनकी जगह पे जिन साहब को लाया गया उनके बारे में भी यही है कि वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ काम करते रहे हैं। हसान खावर साहब, उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है, तो पता नहीं कौन कहां से किस तरीके से आ जाता है, और इनको अमूमन तो वैसे पैराट्रूपर्स कहा जाता है, लेकिन आई होप, उम्मीद करते हैं कि अगर आके कोई अपनी कारकर्दगी दिखाए तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। बेरमन तंगी साहब, आपकी क्या राय है सदारती ऑर्डिनेंस को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली मुमताज साहब, देखिए बात यह है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में
जब वक्त की बादशाह यानी प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन लीडर की स्टेटस को तस्लीम नहीं करते हैं, जब वो अपोजिशन जमातों को वो स्टेटस नहीं देते हैं जो पार्लिमानी या डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उनको हक मिलता है, तो उस हुकूमत के बारे में आप क्या कह सकते हैं? उस वज़ीर-ए-आज़म के बारे में, उस वज़ीर-ए-आज़म के मैनिफेस्टो के बारे में, उस वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत के बारे में? अगर उस दिन कल सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मैं लीडर अपोजिशन लीडर के साथ नहीं बात करूंगा, ये मुझे बताएं कि ये पार्लियामान किसी की बात की जागीर है या ये कंटेनर है कि उस कंटेनर पे प्राइम मिनिस्टर खड़े होके ये जो कहा था अभी उस कंटेनर में खड़े होके ये बातें करते हैं? ये तो पार्लियामान है, इस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर है। नो डाउट कि ही इज द सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, बट वो प्राइम मिनिस्टर है। उनको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी का अधिकार तौकीर को हराम नहीं करना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर की तौकीर है तो अपोजिशन लीडर की भी इज्जत है, उसकी भी एक स्टेटस है। और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में दोनों मिलकर फैसले करते हैं और उस पार्लियामान को तो बेतौकीर नहीं करते हैं। दुनिया को मैसेज देते हैं कि हम जमहूरी निजाम को, पार्लियामानी निजाम को समझते हैं और जो फैसले होते हैं वो पार्लियामान के अंदर होते हैं। आज अगर पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंसती है वो इसलिए कि आज प्रेसिडेंट हाउस को हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दी। अगर इलेक्शन की बुनियाद पे दोनों नहीं बैठते हैं, अगर वो नैब के चेयरमैन की बहस पर दोनों नहीं बैठते हैं, तो ये पंडा कल इमरान के गले में पड़ेगा। ये मैं इस रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ इस बात को कि ये जितने भी पंडे बना रहे हैं ये इमरान के गले में पड़ेगा, और इसलिए कि अभी तक उसको एहसास ही नहीं है कि आई एम द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अच्छा, वैसे बैरहमद तंगी साहब आपके पास मौका तो है, असेंबली में जब आएगा आप इसको मुस्तरद कर दें। मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम मुस्तरद करते हैं तो फिर जॉइंट सेशन बुलाते हैं और जॉइंट सेशन में फिर उसको अप्रूव करके मुसल्लत करते इस मुल्क पर, अवाम पे। लेकिन आज साहब बात ये नहीं है। अगर इमरान समझते हैं तो हमने बारहा इनको ये कहा कि आपने ये कहा था कि जिस प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मैनिफेस्टो पे अमल नहीं किया वो कठपुतली होता है। जिस प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत में महंगाई होती है वो चोर वज़ीर आज़म होता है। जिस प्राइम मिनिस्टर ने अपने वादों पे अमल नहीं किया वो झूठा होता है। लेकिन 4 चौथा साल है आज इसके फेडरल मिनिस्टर ने, कल उसने कहा था कि 100 नवालों में से आप 90 नवाले खाएं और कौम पे रहम करें इस मुल्क की खातिर। स्पीकर कह रहे कि 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाएं। कभी प्रोविंशियल मिनिस्टर कहते हैं कि भाई टमाटर की जगह दही खाएं। कभी प्रोविंशियल मिनिस्टर कहते हैं सूबाई मजीर कि ओ डॉलर की अगर रेट बढ़ जाती है तो पाकिस्तान का फायदा है। अभी ये मुझे बताएं कि आज नवालों तक आ गई कि पाकिस्तान में एक बंदे को वो ये मैसेज देते हैं अवाम को कि आप 100 नवाले खाते हैं तो आप 90 नवाले खाएं और 10 नवाले कम खाएं कौम के लिए। आज भूखे मरते हैं लोग, सब 100 नवाले छोड़ दे, वो अपने बच्चों को 10 नवालों का सूखी रोटी भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर आज प्राइम मिनिस्टर पार्लियामान में आके ये कहें कि मैं जो कुछ कहा मैं माफी चाहता हूँ अवाम से, मैंने अपोजिशन तमाम लीडरशिप को चोर कहा है जो अभी तक के साबित नहीं हुए, मैं माफी चाहता हूँ। आइए हम सब मिलकर इस मुल्क को बनाएं, आइए हम सब मिलकर इस पार्लियामान को मजबूत करें। मैं समझता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन जो मिशन है, जो गोल है, वो पता नहीं कि किसके इशारों पे नाचते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर बातें समझते हैं कि मैं इस मुल्क के लिए अवाम को, इदारों को कुछ डिलीवर करूं, ठीक है। तो आप बैरहमद तंगी साहब यानी कि ये जो सदाती ऑर्डिनेंस आप इसको मुस्तरद कर रहे हैं, अभी से मुस्तरद कर रहे हैं? हम मुस्तरद इसलिए करते हैं कि पार्लियामान की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से आने वाला जो है ये हम इसको मुस्तरद करते हैं। ठीक हो गया जी। हम एक वक्फा लेने हैं बैरहमद तंगी साहब। वक्फे के बाद जब वापस लौट कर आएंगे तो इसको मजीद डिस्कस हम करेंगे डिटेल में, जिसमें किस किस को क्या क्या छूट मिली है और कौन कौन इससे फायदा हासिल करेगा, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए रमेश कुमार साहब, आई होप आप हमारे साथ हैं एंड यू कैन हियर मी। आवाज आ रही है सर आपको? रमेश कुमार साहब, हुकूमती जी, मैं ये कहने लगा था कि अगर हुकूमत ही गायब होगी तो फिर हम किससे बात करेंगे। रमेश कुमार साहब, ब्यूरोक्रेसी को भी क्या छूट दे दी गई है? ब्यूरोक्रेट जो मर्जी करते फिरे, उनसे पूछा नहीं जाएगा, उनका मामला नैब में नहीं जाएगा?
पहले तो आपने कैसे सोच लिया कि डॉक्टर रमेश भी बीच में गायब हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता। कम से कम आप और कैसर शेख तो नहीं समझ सकते दरअसल कि जब भाई आपके पास डॉक्टर रमेश भी आईटी की वर्चुअल है। मिनिस्ट्री आपके पास होगी तब हमें यकीन हो जाएगा कि आप कहीं नहीं गायब होने वाले। चले। और देखिए बात क्या पूछना चाह रहे हैं आप मुझसे? कि क्या क्वेश्चन था ब्यूरोक्रेसी आपका? ब्यूरोक्रेसी को भी क्या छूट दे दी गई है, उनसे भी सवाल नहीं पूछा जाएगा? देखिए बात ये है कि मेन चीज ये देखी गई है कि जहाँ पे फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा, जहाँ पे फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होगी, पहले नैब हर बंदे के ऊपर इल्जाम लगा देती थी कि भाई इसने इतना कमाया। अब जब तक उसका कोई प्रूफ नहीं होगा, और कहती थी कि आप प्रूफ करो कि भाई इसमें क्या हुआ है। अब नैब खुद अगर प्रूफ लेके आएगी कि ये बंदे ने ये गलत काम किया है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है चाहे पॉलिटिशियन है, मगर इसने ये लेकिन अगर फाइनेंशियल नैब इसका पर इम्पैक्ट आप ये आया, डाम ये अगर इसने। ये काम भी फिर नैब को रमेश कुमार साहब करना होगा, तो भी आपने यही बात बताई ना कि जी वक्फे से पहले कि नैब के पास तो इतने वसाइल नहीं है, उनकी फिर कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी। तो क्या वो आपने पहले की है कि नैब ये सब कर सके? आपने अब नैब पे डाल दिया। इसका मतलब है जिसके जो जी में आएगा वो करता फिरेगा। कोई भी ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान के किसी भी कोने में होगा तो वो अपने हिसाब से करप्शन करता रहे, फाइनेंशियल करप्शन। उनको कौन कहां से पकड़ के लाके सबूत लाएगा? देखिए अली मुमताज, मैं समझता हूँ इस ऑर्डिनेंस के बाद जो है, आप 50% लोड, जो लोग गैर जरूरी या जो केसेस जिसके फाइनल डिसीजन नहीं हो रहे थे, और जो केसेस जो ऐसे ही नैब के अंदर चल रहे थे, हर इदारा जो है वो छोटी सी एप्लीकेशन आती थी नैब के अंदर चली जाती थी, 50% लोड कम हो जाएगा तो उनकी कैपेसिटी ऑटोमेटिक डबल हो जाएगी। तो फिर जो जेन्युइन केस है उनके ऊपर फोकस हो जाएगा। आप देखना कि इस ऑर्डिनेंस आने के बाद आपकी नैब की जो रिकवरी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, और आप जो शिकायतें हैं वो कम हो जाएंगी। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए किया गया है कि आप जो जरूरी केस है वो आप अपनी एनर्जी जो है उसके ऊपर लगाएं, जहां पे नैब का रोल बनता है और जहां पे नैब का नहीं रोल बनता है। और ये हम नहीं, ये पीएमएलएन, पीपुल्स पार्टी हर वक्त ये जो है वो ये बातें करती थी। मैं समझता हूं कि उनकी बात हकीकत में होना तो बिल्कुल ये चाहिए था कि ऑर्डिनेंस नहीं, मगर मिल के काम करते। अब बात यह है कि हुकूमत ने अपने कंधे के ऊपर ले लिया और आज क्रिटिसिज्म सुन रही है, और फायदा नहीं तो किसको हो अपने रहा है? कंधे पर अपोजिशन क्यों को हो लिया रहा ना है। रमेश कुमार साहब? असेंबली में चले जाते, जिस तरह अभी कह रहे थे कैसर में शेख साहब कि असेंबली का फिर क्या मकसद है? देखिए ये आज की बात नहीं है, 99 से लेके आज तक कैसर साहब भी पुराने जो है वो पार्लियामेंटेरियन है, मैं भी पुराना पार्लियामेंटेरियन हूँ। ये ऑर्डिनेंस आते रहते हैं, 4 महीने के अंदर वो ऑर्डिनेंस आ जाते हैं डिस्कशन के लिए। मैं समझता हूँ, मुझे बताएं कि इलेक्ट्रो रिफॉर्म का ऑर्डिनेंस आया, इन्होंने कहा कि सेनेट में जो है वो आप भेजें, ये इसको हम वहां पे कमेटी बनाते हैं और डिस्कस करते हैं। मौलाना फजल रहमान ने धमकी दी कि पीटीएमए के कोई भी मेंबर जो है इस ऑर्डिनेंस के ऊपर डिस्कस नहीं करे। सारे जो मेंबर थे फिर जो उनको उनकी हवा निकल गई कि नहीं यार हम तो डिस्कस नहीं करते हैं। फिर हुकूमत के पास क्या था? लाजमी हुकूमत उसको ज्वाइंट सेशन की तरफ रेफर करेगी। तो आप सेम उसी समझते हैं ये तरीके असेंबली से से जो पास माजी हो में जाएगा? अली मुमताज आप माजी में जाए, कैसर साहब को पता है कि जब 62 63 के लिए आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि ये 62 63 करे, तो उस टाइम पे पीपुल्स पार्टी ने जब कहा तो फिर पीएमएलएन ने मना किया कि इस वक्त पीपुल्स पार्टी के ऊपर डंडा है जिसकी वजह से ये कह रहे हैं। मगर जब पीएमएलएन ने कहा तो आसिफ जरदारी साहब ने मना कर दिया कि अब आपके ऊपर ये सख्त दौर आया है तो इस वजह से आप कह रहे हैं। मैं समझता हूँ उन चीजों को जो है ना वो टाइम की बात नहीं करें। आप राइट थिंग के लिए, अच्छी चीज के लिए आप हर वक्त तैयार हैं। ये जब सोच डेवलप हो जाएगी हर पार्लियामेंटेरियन की, चाहे वो अपोजिशन से हो चाहे गवर्नमेंट से हो, तो ये ऑटोमेटिक ऑर्डिनेंस की जो है वो चीज खत्म हो जाएगी अच्छा और रमेश कुमार साहब, पार्लियामेंट का गुज़श्ता 3 सिस्टम सालों में शुरू हो जिन जाएगा। जिन लोगों को रगड़ा गया, उनको रगड़ा लगाया गया, फिर क्या आप उनसे माजरत करेंगे? जिस तरह ये ऑर्डिनेंस के तहत तो एहसन इकबाल साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब के जो केसेस हैं उसमें भी उनको रिलीफ मिलेगा। तो माजरत कौन करेगा? माजरत करेगी पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, जिन्होंने अपने दौर में उनको सही नहीं किया। फिर भी 3 सालों में हमने ये महसूस किया कि नैब की ये गलतियां हैं, नैब के अंदर लैप्स हैं और जिसको दूर किया जाए। मगर ये जो 3 मरतबा हुकूमतें रही है, 10 साल हुकूमतें करके बैठे थे, उन्होंने नहीं किया अपने दौर में। आज 3 साल के अंदर अगर पीटीआई ने किया तो उनको शाबाशी देनी चाहिए।
क्या इनको जो है वो क्रिटिसाइज करना चाहिए? ठीक, यानी कि तीन यही सालों मसला में है, तीन यही सालों जो में ज्यादती criticism हुई होता लोगों के साथ, ये तो आप मानते हैं ना? आपने अभी खुद भी ये प्रोग्राम के पहले हिस्से में ये कहा था कि जी मिस यूज होता रहा इख्तियार का। हाँ, वो तो है। मैं तो देखता हूं कि वो है, तभी तो ये किया है ना। ठीक। अगर सही होता तो फिर क्यों करते? ये बिल्कुल जो कंप्लेंट्स थी, उस कंप्लेंट्स को, बस बात ये है कि उन कंप्लेंट्स को माजी में ये एक दूसरे के ऊपर इल्जाम जरूर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन लगाते थे, मगर इन चीजों को खत्म नहीं करते थे। आज कम से कम वो गवर्नमेंट है जो बोल्ड है, ब्लंट है, ये नहीं देखती कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। वो कहती है कि जो सही चीज है आप उसको करो, और जो गलत चीज है उसको आप नहीं करो, चाहे ठीक है, कैसे अपोजिशन रमेश आपका शेख साथ साहब, दे या नहीं दे। जो बोल्ड जमीर के साथ करते हैं, जो नीट और क्लीन करते हैं, वो कर देते हैं। बोल्ड ब्यूटीफुल एंड ब्लंट, ब्यूटीफुल मैंने ऐड कर दिया, बोल्ड एंड ब्लंट गवर्नमेंट है जैसे कि रमेश कुमार साहब ने कहा है, और उनका ये कहना है कि जी ये चीज को उन्होंने माना है कि गुज़श्ता 3 साल में इख्तियारात का मिस यूज हुआ है और ज्यादती हुई है, कंप्लेंट्स थी, इस वजह से ये सब किया गया। ये देखिए ना, ये अब तो असेंबली को बिल्कुल नाकारा कर दिया गया है। असेंबली क्या कर सकती है? ये नैब का, देखिए नैब का काम था कि जो हुकूमत काम करे ज्यादातर उनके बारे में चेक करे उनको, ताकि शफाफ तरीके से हुकूमत चलाई जाए। अब जितने भी नैब के आप देख ही रहे हैं, जिस तरह नैब ने किया है, वो तो कोर्ट्स में जो ऑब्जर्वेशन है वो सबके सामने है। उन्होंने कहा जी आपने बहुत ज्यादतियां की हैं, वो तो बात क्लियर हो गई। अब जो सारे का सारा नैब से हटा दिया गया, वो कुछ भी नहीं कर सकती। सबसे बड़े मैं तो आपको अक्सर ये बता रहा हूँ, स्टेट बैंक का गवर्नर का कोई रोल नहीं, खुद ब खुद मिनिस्टर हमारे असेंबली में या सेनेट में भी आते नहीं। तो 20-25 साल से उनको असेंबली में शायद चंद महीनों के लिए नवीद कमर साहब की 20-25 साल से फाइनेंस मिनिस्टर, नहीं तो जो इलेक्ट होके आते हैं ना लोग, उनमें से कोई फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं बनता। अब आप बताइए कि उनको कौन पूछने वाला है? 6 महीने में चले जाएंगे बाद में, और अब हफीज शेख को मसलन आप क्या पूछ लेंगे? वो तो जवाबदेही नहीं है कि ना। अच्छा, वही पूरा मुल्क कंट्रोल कर रहे हैं। मैंने अपनी बजट की स्पीच में असेंबली में द फ्लोर ऑफ हाउस का कि जितने भी बैठे हैं ना, चाहे ट्रेजरी बेंचेस के लोग बैठे हों या अपोजिशन के, इनसे कोई बजट का पूछा नहीं जाता, इनका कोई रोल नहीं है। नाम है इंडिया में जब बजट के कोई भी किसी टैक्स लगाया जाता है ना, वो फिर फाइनेंस कमेटी के पास जाता है। वो बजट, एक बार बजट की मीटिंग जो है वो को रोक दिया जाता है, फाइनेंस कमेटी जाता है, वो थ्रेड देयर डिस्कस करते हैं, फिर वो रिकमेंड करते हैं, वो टैक्स लगता है। हमारे यहाँ तो आज देखिए IMF ने आज कहा कि आप और इनकम टैक्स बढ़ा दें, आप सेल टैक्स बढ़ा दें, आप रेगुलेटरी ड्यूटियां बढ़ा दें। ये तो आज IMF ने कहा। अगर मुल्क सब उन्होंने ही चलाने तो हम लोग किस लिए? हमारा रोल क्या है? मुझे तो ये अभी तक समझ नहीं आई। आप असेंबली से क्यों इतने पैसे उसको दे रहे हो? और क्या ये तो रिडंडेंट हो गई है असेंबली। बजट में 20 डिस्कशन होती है। आज अभी सेनेट ने कहा, सेनेट बहरहाल तंगी साहब मौजूद है यहाँ, सेनेट ने कहा कि हमारी इतनी रिकमेंडेशन थी, आपने क्यों नहीं अमल किया? ये पूछ रहे हैं सेनेट वाले, क्योंकि कोई बजट इनका तो रोल ही नहीं है ना, हमारा कोई असेंबली का रोल है। हालांकि मनी बिल जो है वो सारा नेशनल असेंबली से आता है। रमेश कुमार साहब मुझे बता दें कि असेंबली ने क्या किया है। एक FBR का चेयरमैन होता है, एक स्टेट बैंक का गवर्नर होता है, और एक फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ये सब बाहर से आते हैं और यही फैसले करते हैं सारे का। अच्छा, आपको लगता है कि रमेश शेख साहब इस ऑर्डिनेंस से नैब की इफेक्टिवनेस खत्म हो गई है? खत्म कर दिया। जो भी कोई फैसला करेगा, चाहे वो कैबिनेट करेगी, चाहे वो कमेटियां करेंगी, चाहे वो एक्नेक करेगी, चाहे वो कोई स्टेट बैंक करेगा, तो सबको आपने मुबर्रा करार दे दिया, फिर पूछेगा कौन? बाकी रह क्या गया है? तो यानी कि अब नैब की इफेक्टिवनेस खत्म हो गई है? कैसे रमेश शेख साहब, नैब की इफेक्टिवनेस खत्म हो गई है? खत्म, नैब भी खत्म हो गया है। जब ये सारे इदारे आपने खत्म कर दी, फिर और किस जगह करप्शन होती है? मैं तो बिजनेस से तल्लुक है मेरा, मैं इकोनॉमिक और इन कमेटियों में भी चेयरमैन भी रहा, फाइनेंस कमेटी में। मुझे बता दीजिए, ये तमाम लोग तो आपने निकाल दिए। तो ये तो कहते हैं कि आप भी यही चाहते थे, ऑपोजिशन भी यही चाहती थी, कैसे रमेश शेख साहब? ये कहते हैं आप भी यही चाहते थे। हम नहीं चाहते ये, हम तो चाहते हैं कि किसी की भी हो, जवाबदेही हो, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी हो, नहीं तो मुल्क नहीं चलेगा। हमारे मुल्क में हर साल खुद प्राइम मिनिस्टर साहब जब नहीं बने थे तो इमरान खान साहब कहते थे अपने जलसों में कि 4000 अरब रुपए की करप्शन सालाना हो रही है, और ठीक कह रहे थे, ठीक कह रहे हैं। अब वो 4000 अरब रुपए सालाना करप्शन
तो आप देखिए कि 700 बंदों का नाम निकला है, ये जो आपका पंडोरा पेपर आए हैं। हाँ जी। तो क्या होगा, क्या किस तरह, कौन चेक करेगा इसको? ठीक, क्या कर लिया? बैरम तंगी साहब आपकी तरफ आती हैं। आपको लगता है कि किसी को इन्होंने तो खास बेहतरी कर ली, किसी खास को एनआरओ दिया गया, अगर ये एनआरओ है तो? और कम कर दिया पाकिस्तान का दर्जा, तो और मुल्कों से भी कम जी बैरम तंगी साहब। आज देखिए ना, इंडिया में हुआ क्या, ऐप ने किया क्या, इंडिया में इस 44 जी कैसर में शेख साहब, वक्त कम है, मैं चाह रहा था कि मैं आखिर में बैरम तंगी साहब से भी उनकी राय ले लूं इस पर कि एनआरओ, क्या आपको लगता है किसी को एनआरओ दिया गया है? बैरम तंगी साहब देखिए अली मुमताज साहब, मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए अली मुमताज साहब, मैं आपको एक बात बता दूं कि एनआरओ मैं अभी तक समझता हूं कि इमरान को इसके मानी नहीं आती। और दूसरी बात यह है अली मुमताज साहब, बिलीव मी, देखिए अगर ये पाकिस्तान है तो हम सियासत करेंगे, लेकिन अगर खुदा न करे पाकिस्तान को कुछ हो गया तो न हम सियासत कर सकते, न प्राइम मिनिस्टर और न सेनेटर होने में बन सकते। लेकिन पहली मरतबा मैं 1980 में कॉलेज का सदर था पीपल्स रिप्रेजेंटेशन का। 38 ईयर्स के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और मेरी लीडरशिप ने मुझ पर एहसान करके मुझे सेनेटर बनाया। आज चौथा साल है पार्लिमानी सियासत का। हम पार्लिमानी सियासत में जूनियर जरूर है, लेकिन हम एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और हमारी लीडरशिप ने हमें सियासत की आदात सिखाए हैं। मैंने अपोजिशन को भी देखा है और मैंने हुकूमत को भी देखा है, लेकिन मैंने जो इस हुकूमत में जो सीरियसनेस है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कौम को जवाबदेह होने की बात है, मैंने चौथा साल है इस हुकूमत की किसी भी वजीर सब क्लोजिंग भी मुझे करनी है, जरा क्विकली बता दें आपकी नजर में किसको खास तौर पे फायदा पहुंचाने के लिए सब किया गया है? एक तो ये ना कि चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल तो अब गया। अगर एमएनसीटी स्कीम अपनी बहन के लिए दे सकते हैं, जिस एमएनसीटी स्कीम को इमरान ने कहा था कि डाकू लुटेरों को एमएनसीटी स्कीम देते हैं, तो उस इमरान ने फिर अपनी बहन के लिए एमएनसीटी स्कीम बना के लाया और अपने शहीदों को, अपने प्रणबहनों को, अपने रिश्तेदारों को नवाजा। तो अगर इमरान के रोल को देखे चौथे साल से, तो आज तक उसने तो ये रोल प्ले किया है कि इसने अपने रिश्तेदारी को निभाया है, अपने यार दोस्ती को निभाया है। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की न यार होते हैं न यार दोस्त होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस प्राइम मिनिस्टर ने तो पाकिस्तान की 74 साल तारीख में पहली मरतबा एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है माफिया में, करप्शन में, और एक तरफ और दूसरी तरफ माफिया बैठे हैं, और माफिया का सरगना पहला प्राइम मिनिस्टर इमरान है जो इसको करप्शन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, बैरम तंगी साहब, वीव गॉट टू क्लोज द प्रोग्राम। माजरत चाहता हूं, प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है, अदरवाइज वी कुड हैव कंटिन्यू विद द डिस्कशन। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। कैसर में शेख साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश कुमार साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।